गुड मॉर्निंग साथियों। आज बात करते हैं भारत की संवैधानिक सभा के बारे में। भारत में संवैधानिक सभा का गठन कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में भारत की संवैधानिक सभा बनी और उनकी मांग कैसे उठी, किन किन लोगों ने संवैधानिक सभा की मांग सबसे पहले उठाया, हमारा भारत की संवैधानिक सभा का इतिहास क्या था। ये तमाम मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। एक नज़र में देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी होंगी हमारे लोगों के द्वारा। आप सभी को तो पता है कि भारत जो था वो 200 वर्ष तक अंग्रेजों का शासन भारत में रहा। उन 200 वर्ष में भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था अधिपत्य हो चुकी थी। बात है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने। डेट थी, ध्यान रखिएगा, डेट पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कब आई? 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 वो समय था जब ब्रिटेन की महारानी ने वहाँ के कुछ प्राइवेट लोगों को भारत व्यापार करने के लिए पहुंचाया था, जिसने 21 वर्ष की लीज दी थी। यह पूछा भी जा सकता है कि कितने वर्ष की लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ब्रिटेन की महारानी ने 21 वर्ष की लीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पहुंचाया था कि आप जाइए भारत में, देखिए कि आपको किस तरीके से व्यापार करना है। पहला उद्देश्य तो इनके था कि व्यापार में जो मसाले थे उनकी व्यापार करना, साथ ही इंडियंस जो उत्पाद थे उन्हें कम दामों में खरीदना। तो देखिएगा क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ब्रिटेन की महारानी 21 वर्ष के लिए भारत पहुंचा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। अब ये 21 वर्ष में जो व्यापार भारत में हो रहा है, इसमें वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देते हैं। हमारे लोग भी गुस्से में आ जाते हैं, तौस में आ जाते हैं कि अब तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आधिपत्य शासन स्थापित नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सैन्य क्षमता को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, अपनी सैनिक छावनियां बनाना प्रारंभ कर दिया था। वो एक लंबा गोल लेकर चल रहे थे कि हमें भारत को लंबे समय तक अपने कब्जे में करना रखना है। तो देखिए 31 दिसंबर 1600 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, 21 वर्ष की लीज में भारत ये आ रहे हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि हमारे जो क्रांतिकारी लोग हैं वो लोग आ जाते हैं और उन्होंने 1857 की क्रांति कर दी। 1857 की क्रांति के बाद इंग्लैंड की महारानी ये जान चुकी थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मेरे स्वयं के अंडर लेना पड़ेगा, यानी मैं ही इसका शासन व्यवस्था ठीक तरीके से चला पाऊंगी। और उसने क्या किया कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उसने अपने आधिपत्य में कंपनी का पूरा नियंत्रण ले लिया। अब उसने भारत में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिए कंपनी के अधीन, कंपनी के नियमों में बदलाव भी किया। कंपनी में जो प्रोसेस चल रही थी उन प्रोसेस को भी उन्होंने समाप्त किया और एक नए तरीके से प्रोसेस बिठाई जो सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष के लूटने के उद्देश्य से बनाई गई थी। आगे बात आती है 1857 के बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। आप तो जानते होंगे इनके बारे में, एक शिक्षक थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ इन्होंने एक सभा बुलाई और सभा में फैसला लिया कि अब तो हमें एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम संविधान के अंतर्गत नहीं आएंगे कोई ना कोई व्यक्ति हमारा शोषण करता रहेगा। एक नियम की पुस्तिका हो और उन पुस्तिका को हम हमारे ऊपर लागू करवाएं ताकि हमारे नियम अच्छे हों। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की बातों को किसी ने नहीं माना और ये वहीं पर समाप्त हो गया मुद्दा। आगे आती है कहानी चर्चा में कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन में एक मुख्य बात यह थी कि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इसके तुरंत एक साल बाद 1925 में महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि भारत के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था हो जिसमें वो तमाम अधिकार सुरक्षित रख पाए भारतीयों के लिए। लेकिन ये कहानी भी यहाँ डूब गई। ये कहानी आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि जो अंग्रेजों के चमचे थे वो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में समावेशित हो चुके थे।
अब जिसका नमक खाएंगे भैया उसका तो गाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और बात आगे बढ़ जाती है, 1936 तक चली जाती है। 1936 में भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मन में ये विचार आया कि अब तो हमें भारत के लिए संवैधानिक सभा की व्यवस्था कर ही लेनी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये वक्तव्य भी वहीं खत्म हो गया, उनकी बात भी किसी ने नहीं मानी। ये देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1895 से स्टार्ट हो रही है। 1924 में महात्मा गांधी जी प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो पाया। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयास कर रहे हैं, ये भी नहीं हो पाया। अब बात आ जाती है 1945 की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और दुनिया की जो शक्तिशाली शक्तियां थी जैसे ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ये आपस में लड़के बहुत कमजोर हो गए थे, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। ब्रिटेन ने ये सोचा कि अब तो हम भारत में लंबे समय तक हमारी स्थिति नहीं रही कि हम शासन कर पाए, क्योंकि जब खुद के घर में खाने के लिए नहीं था तो दूसरे को क्या खिलाते। तो उन्होंने मन बना लिया। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे क्लेमेंट एटली थे। एटली साहब ने यह फैसला लिया कि हमें भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, भारत को आज़ादी का रास्ता दिखा देना चाहिए। 1945 में इन्होंने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचाया। कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे उनके नाम थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये पूछा जा सकता है कौन था, कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। एबी अलेक्जेंडर दूसरे व्यक्ति थे और तीसरे व्यक्ति थे सर स्टीफोर्ड। इन तीनों व्यक्तियों को भारत पहुंचाया गया कि आप भारत जाइए और वहां पर संभावनाएं तलाशिए कि क्या भारत को आज़ाद करना हमारे हित में रहेगा। देखिए अंग्रेज यहाँ पर भारत को आज़ाद करना चाह रहे हैं, हम भारतीयों ने को मजबूर नहीं किया था। हालांकि हमारे क्रांतिकारियों ने इसके लिए बहुत बलिदान दिया, बहुत प्रयास किया, वो एक अलग विषय है, लेकिन मंशा भारत को आज़ाद करने की अंग्रेजों ने बनाई थी। क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था वो बुरी तरीके से परास्त हुआ था, तो वो कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर होने के साथ उनको भारत की स्थिति बेहतर नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि हमें भारत को आज़ाद कर देना है। तो 3 लोग जो कैबिनेट मिशन में आए उन्होंने भारत आके और हमारे लोगों से चर्चा प्रारंभ की। अब डायरेक्ट तो वो जनता से आके पूछेंगे नहीं, तो उस समय की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से बात की। कांग्रेस सदस्य तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपकी संवैधानिक सभा बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम तो चाहते थे आज़ाद होना और सामने से अगर ऑफर आए तो वो तो सोने में सुहागा होगा। हमने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया, मतलब कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया। दूसरा जो उस समय महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था मुस्लिम लीग, उसके प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनने भी कहा कि ठीक है, हम भी मानते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि भारत आज़ाद हो। तब तक पाकिस्तान जो था वो बना नहीं था, तो वो भी भारत में थे, वो भी चाह रहे थे कि भारत आज़ाद हो। बात आगे पहुंचती है और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और मुलाकात के दौर पे ये तय हो जाता है कि हम भारत के साथ नहीं हो सकते। उसका कारण ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कहीं ना कहीं समझते थे कि भारत आज़ाद होने के बाद एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संवैधानिक सभा में हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि संवैधानिक सभा में हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप हो और जब संविधान बने तो उसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाए, उन्हें संरक्षण दिया जाए और उन्हें आरक्षण भी दिया जाए। ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई और कांग्रेस ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते। बात डिले होते रही, आगे चलती रही कहानी। आगे बढ़ते बढ़ते कहानी पहुंच जाती है चुनाव कैसे कराया जाए संविधान सभा के सदस्यों का। जो उस समय का भारत था वो 2 भारत था। मैं बता दूं कि 2 भारत कैसे था। एक भारत तो वो था जो ब्रिटिशर्सों के अधीन था, एक भारत ब्रिटिशर्सों के अधीन था और एक जो भारत था वो राजाओं के अधीन था। उस समय राजा रजवाड़े थे,
कहते हैं कि उस समय जो राजा रजवाड़ों की संख्या थी वो 562 देसी रियासतें थी। पाकिस्तान वर्तमान उस हमारे भारत में सम्मिलित था, तो वहाँ की रियासतें और भारत जो वर्तमान भारत का स्वरूप है उन सभी को मिलाकर 562 से 565 तक, कुछ किन्हीं पुस्तकों में 565 लिखा है, किन्हीं पुस्तकों में 562 लिखा है, लेकिन जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है उनमें तो 562 ही लिखा है, इसलिए हम मानेंगे कि 562 देशी रियासतें। ये जो 562 देशी रियासतें थी और जो ब्रिटिश भारत था, इनमें जो सीटों का बंटवारा था वो किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि आज़ादी के समय जो हमारी जनसंख्या थी वो मात्र 35 से 40 करोड़ थी। कैबिनेट मिशन ने यह फैसला किया था कि 35 से 40 करोड़ की आबादी वाले देश में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की जाएगी, यानी जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति का चयन करेंगे। 2 प्रकार से होंगे, लेकिन यहाँ तीसरा भी जुड़ जाता है। तीसरा कौन होता है? यूटी क्षेत्र। यूटी क्षेत्र मतलब जिन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा गया अंग्रेजी शासन व्यवस्था में। ये 4 प्रकार के थे, मैं आगे बताऊंगा वो 4 प्रकार के यूटी क्षेत्र कौन कौन से थे। पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश और राजा रजवाड़े से कैसे चुन के आएंगे। तो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट जिस क्षेत्र में अधिपत्य शासन स्थापित किया था, जो डायरेक्ट कंट्रोल में था भारत का क्षेत्र, वो कहलाया ब्रिटिश भारत का क्षेत्र। राजा रजवाड़ों का क्षेत्र वो कहलाया जिसमें राजा रजवाड़े शासन करते थे, लेकिन ये जो शासन करते थे ये ब्रिटेन के कहने पर शासन करते थे, यानी अपनी पास का कुछ पैसा, कुछ रुपया ये अंग्रेज सरकार को पहुंचाते थे कि ये ले जाओ भैया, हमारी तरफ से इतना हमें शासन करने दो। प्रति वर्ष पैसा पहुंचाते थे, इनकी मदद भी करते थे, समय समय में सैन्य सहायता देते थे। किसी राजा को हराना रहता था, बात नहीं मान रहा है, लड़ाई हो गई तो आपस में फूट डलवा के लड़ाई करवाना होता था। ये तमाम लोग राजा रजवाड़े ही करते थे। तो ये बात तय हो गई कि ब्रिटिश शासन से जो लोग निकल के आएंगे वो होंगे टोटल जो सीट होंगी संविधान सभा की 10 लाख 35 लाख को बांटेंगे तो ये 389 सीट आई। 389 सीट टोटल होंगी संविधान सभा के सदस्यों की, जिसमें से जो 292 लोग होंगे, 292 सदस्य होंगे, वो ब्रिटिश भारत से चुनकर आएंगे, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करेगी। ब्रिटिश भारत में जनता वोट करके संविधान सभा में संविधान नागरिक बनाकर या संविधान सदस्य बना करके 292 लोगों को पहुंचाएंगे, जिससे वो तय करेंगे कि भारत का संविधान किस प्रकार की रूपरेखा बने। राजा रजवाड़े की जो संख्या थी वो थी मात्र 93। 93 लोग जो थे वो राजा रजवाड़े से आएंगे, यानी राजा लोग अपने प्रतिनिधित्व नियुक्त करेंगे कि हमारे जो राज्य है उस राज्य से कौन व्यक्ति को इस सभा में पहुंचाया जाए जिससे ये हमारी बात को ठीक तरीके से रख पाए। तो देखेंगे ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। 292 जो थे ब्रिटिश भारत के थे, 90 जो 3 थे वो थे राजा रजवाड़ों से, और टोटल जो संख्या थी 389 थी। और जो यूटी की मैंने बात की, यूनियन टेरिटरी, इनकी जो संख्या थी मात्र 4। इनकी जो 4 संख्या है वो हम देखेंगे कि जो 4 संख्या कैसे, यानी किन किन क्षेत्रों की थी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जैसे आज हमारी यूनियन टेरिटरी है वैसे ही अंग्रेज चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रखते थे, जिसमें डायरेक्ट वो यूटी कहते थे, उनको यूनियन टेरिटरीज या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे, जिसमें से वो 4 थी। इनको याद रखने का बेसिक फॉर्मूला है ABCD। ABCD देखें, A से बनता है अजमेर, B से बनता है बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में गया, C से बनता है कुर्ग, कुर्ग जो बेंगलुरु के पास तमिलनाडु का क्षेत्र है, कुर्ग, C से कुर्ग बना और D से दिल्ली बना। 4 क्षेत्र याद रखेंगे। A से अजमेर जो वर्तमान राजस्थान में है, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 3 जो क्षेत्र थे, ये जो 4 क्षेत्र थे, ये 4 क्षेत्र डायरेक्ट अंग्रेजों के पास थे। अंग्रेजों ने ये चाहा कि यहाँ के जो 4 लोग हैं ये भी सम्मिलित हो जाए। तो टोटल मिला की जो संख्या होती है 389। 389 में आपसे पूछ सकता है 292 जो थे और 93 जो थे राजा रजवाड़े के थे, और यूटी की या चीफ कमिश्नरी के जो थे वो 4 थे। यूटी कौन कौन सी थी मैंने बताया, ABCD याद रख लीजिए आप, अजमेर, B से बलूचिस्तान, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं।
आगे कहानी बनती है कि जब इनका सिलेक्शन हो जाता है और ये 389 सदस्य संविधान सभा के लिए तैयार हो जाते हैं, ये चुन के आ जाते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से। अब इनकी बैठक बुलाई जाती है दिल्ली में। दिल्ली में इनकी पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर को बुलती है। तो 9 दिसंबर एक डेट याद रखेंगे, जो पहली बैठक संविधान सभा की बुलाई जाती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर में जो लोग आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, यानी मात्र 207 लोग प्रेजेंट होते हैं। टोटल जो संख्या है वो 389 है। और प्रेजेंट कितने हो रहे हैं? महिलाओं की संख्या है ये है 15, और यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है महिलाएं मात्र 9। कितनी कम? इसका कारण ये था कि जो राजा रजवाड़े थे वो कहीं ना कहीं असमंजस में थे कि हम हमारे नागरिक को पहुंचाए या ना पहुंचाए। हमारी सत्ता तो कहीं ना चली जाएगी, खतरे में ना पड़ जाएगी, इसलिए ये लोग चाहते नहीं थे लोगों को पहुंचाना। इन्होंने कुछ रोक लिए। और जो एक उस समय महान जो दल हुआ, जो जिसे हम मुस्लिम लीग कहते हैं, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें तो एक राजनीतिक संरक्षण चाहिए। वो तो शुरुआत से ही इसका मन बना चुके थे कि हमें एक अलग पाकिस्तान की बात कर रहे थे, एक पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की बात भी कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग और जो राजा रजवाड़े थे इन्होंने बाइकआउट कर दिया संविधान सभा का। कब किया? 9 दिसंबर को 1946। 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने बाइकआउट कर दिया, संविधान सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। अब किसी ने कहा संविधान सभा में, इसके जो अध्यक्ष यहाँ पूछा गया 9 दिसंबर 1946 को कौन बनाया गया, तो डॉक्टर सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष वो उस कंडीशन में बनाए गए थे क्योंकि इनकी जो उम्र थी वो ज्यादा हो गई थी, और ज्यादा उम्र होने के कारण वरिष्ठ सदस्य और इन्हें संसद का थोड़ा अनुभव भी था, अनुभवशील व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया 9 दिसंबर 1946 को। कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग से भी चर्चा कर लो, बात कर लो, हो सकता है मुस्लिम लीग थोड़े दिन बाद आ जाए, हमारी मदद करे संविधान सभा को बनाने के लिए, उनका वेट कर लो। तो जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन कर दी गई 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें भी वेट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के लोग आए, लेकिन फिर भी नहीं आए साहब, माने नहीं। इनको तो अलग अपनी रणनीति अपनानी थी। तो उन्होंने क्या किया, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी भी कहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए तो इन्होंने कामकाज देखना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने समिति बनाई, प्रारूप समिति बनाई। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर उनके प्रमुख बनाए गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अंबेडकर। और जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया भारत की तरफ से, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पहले से खाका तैयार था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव उसे कहते हैं जैसे हमें किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, तो हम एक रोड मैप बना लेते हैं कि हमें इस सड़क को यहाँ से गुजारना है, यहाँ से हमको जाना है, यहाँ से कटना है, यहाँ से दाएं जाना है, वहाँ से बाएं जाना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी यही था कि भारत के जो लोग थे उन लोगों के लिए एक रोड मैप बनाया जाए, एक खाका तैयार किया जाए कि किस तरीके से हम एक संवैधानिक व्यवस्था का गठन करके संविधान को एक उसका हक दिला पाए वाजिब। आम से गरीब नागरिक, बड़े से बड़ा आदमी, अल्पसंख्यक समुदाय, पहाड़ और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, उन तक संविधान की पहुंच आसानी से हो पाए, उनको हम संविधान का हक दिला पाए। इसके लिए एक रोड मैप तैयार करवा रहा था, उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। बाद में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा और उनका वक्तव्य बहुत लंबा रहा। उन्होंने ये भी कहा था कि हम मुस्लिम लीग को और इंतजार करते हैं, आते हैं। बाद में आए भी थे, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें आए थे संविधान सभा में, वो संविधान बढ़ाने के समय थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था देखने आए थे, उनका ज़्यादा रोल काल नहीं था। अंतरिम सरकार में भी ये सम्मिलित थे, लेकिन जो 1950 में संविधान गठन होने के बाद जो समय लगा उसमें ये नहीं थे। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, सब चीज हो गया। हमने अब 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, भारत के संविधान को अपना लिया, अंगीकृत कर लिया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू 26 जनवरी 1950 को किया। उसका की बहुत छोटी चर्चा की है हमने, इतनी छोटी कि एक नाखून के बराबर भी नहीं।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर संभव हो पाया, क्योंकि अभी पर्सनल व्यक्तिगत थोड़े कारणों की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, अगर बनाएं तो हम एक इसका विस्तृत लेक्चर बनाएंगे। लेकिन आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए फिलहाल आज के लिए। एक ओवरव्यू इस प्रकार का रोड मैप तैयार हुआ था भारत की संविधान सभा को गठन करने के लिए। चुनौतियां भी देखी हमने, बाल गंगाधर तिलक से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक की चुनौतियां हमने देखी कि उन्होंने किस आधार पे काम करा, लेकिन उनको बात को कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिला और उन रिजेक्शन के कारण हम सफल नहीं हो पाए। अंततः तो हम सफल हुए, हमने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ादी प्राप्त कर ली। इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।